प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ हमारे अग्रज, हमारे मेंटोर, हमारे गाइड और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार जिनके वीडियो क्लिप्स अक्सर बहुत वायरल हो जाते हैं, श्री सतीश चंद्र मिश्र जी। सर बहुत-बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार संदीप जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। जी सर। सर आपके भी कुछ वीडियोज़ हमने देखे और लगातार इस समय एक बात हमें देखने को मिल रही है, तो हमने सोचा कि उस पे थोड़ा-सा एक अलग एंगल से चर्चा करें। शोएब चौधरी जी हैं, बांग्लादेश से पत्रकार हैं। उन्होंने अचानक से भारत के अपोज़िशन लीडर ऑफ अपोज़िशन राहुल गांधी एवं उनके परिवार पर पहले तो उन्होंने यह खुलासा किया सबसे पहले रिपब्लिक टीवी पर कि इन्होंने तारिक रहमान के साथ मिल के लंदन में गो अहेड किया कि हाँ ठीक है, बांग्लादेश में आप हिंदुओं पर जो भी अत्याचार हो रहा है वो आप कर सकते हैं और आगे बढ़िए, करिए। फिर वो एक बड़ा खुलासा था। फिर अचानक से उस पे डिटेल्स में मतलब फिर उन्होंने हर दिन फिर पूरे परिवार पर फिर राहुल गांधी को टैग करके बकायदा ट्वीट पे उनको कहा कि तुम्हारे ये खुलासे मैं कर रहा हूँ, अगर कोई आपत्ति हो तो दर्ज करो और यदि केस करना हो करो, मैं सबूत पेश कर दूँ। इस तरीके की उन्होंने पहली बार यह कार्य गांधी परिवार के किसी आदमी के साथ कोई पत्रकार खुलेआम कर रहा है। और सोचने वाली बात है कि बांग्लादेश के पत्रकार हैं। और एक के बाद एक उनकी जो पत्रिका है ब्लिट्स वीकली, उस पे खुलासे आते जा रहे हैं। कभी सोनिया गांधी जी के जो ब्लिट्स पत्रिका के आर्टिकल के अनुसार कि भारत से मूर्तियां चोरी होकर बाहर जा रही थी, तो एक विजय कुमार जी की उन्होंने किताब लिखी द आइडियल थीफ, उसमें भी इस प्रकार की बहुत डिटेल्स हैं कि कैसे कैसे संबंध थे और सरकार का 2004 से 2014 के बीच में यूपीए सरकार का क्या रोल था, क्या नहीं था। और भी इस प्रकार के बहुत सारे खुलासे वो करते जा रहे हैं हर दिन लगातार। पर मेरा आपसे सवाल ये है सतीश जी, खुलासे अपनी जगह हैं, भारतीय मीडिया क्यों इतनी शांत है? क्योंकि ये मात्र कुछ यूट्यूब चैनल जो राष्ट्रवादी मोड के हैं हमारे, वही यह बात कर रहे हैं और कोई यह बात कर भी नहीं रहा। भारतीय मीडिया में चाहे गोदी मीडिया हो, चाहे गांधियों की मीडिया हो, सब एकदम चुप है। ये सन्नाटा क्या कहता है सर? देखिए, इसके एक तो पहली बात, ये जो गोदी मीडिया वाला कंसेप्ट है, ये उन्हीं लोगों का तैयार किया हुआ है जो जो वास्तव में गोदी मीडिया थे 2014 से पहले तक। और उसके बाद उन्होंने जानबूझकर इस टर्म को कॉइन किया ताकि लोग उनकी उनकी उन करतूतों पे जो उन्होंने दशकों तक की, एक आध दशक नहीं, दशकों तक की, जब से समझिए आज़ादी मिली उसके बाद से उनका वो धंधा शुरू हो गया था। और वो करते करते वो 2014 तक पहुंचे थे। और उसके बाद उन्होंने गोदी मीडिया कहना शुरू कर दिया। काहे का गोदी मीडिया? कौन सा गोदी मीडिया? यहाँ रोज दिन भर सवेरे होते ही गाली देना शुरू करते हैं प्रधानमंत्री मोदी को और शाम तक गाली बकते रहते हैं। और उसके बाद उनको कोई रोकता नहीं है, टोकता नहीं है। यानी जो जायज कार्रवाई है वो भी उनके खिलाफ अभी तक नहीं हो रही। जो कायदे से प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक हैं या उनके चाहने वाले हैं, उनको आज भी इसी बात की आग है 10 साल से कि इन लोगों पे कभी कोई प्रतिबंध क्यों नहीं लगा। लेकिन वो लोग एक हल्ला मचाते हैं और गोदी मीडिया का हल्ला मचाकर उन्होंने गोदी मीडिया मीडिया नाम का एक जो है पहाड़ खड़ा कर दिया, काल्पनिक पहाड़ खड़ा कर दिया। तो गोदी मीडिया तो कोई चीज है ही नहीं इस देश के अंदर, कतई नहीं है। और जो आप जिसको आप चिन्हित करके कहते हैं, तो क्या उस आदमी को गोदी मीडिया कहा जाएगा? जो आदमी सच है, जो आदमी सच बोल रहा है, और वो सच अगर तुमको नहीं अच्छा लगता, तुमको नहीं स्वीकार होता, उस सच को तुम काट नहीं पा रहे हो किसी तथ्यों के साथ, तो उसके बाद तुम उनको गोदी मीडिया कहने लगो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे यहाँ ये एक बड़ी आक्रामक प्रवृत्ति है, जिसको आप कह दीजिए जो खिलाफ वाला लोग हैं या जो खिलाफ में जो लोग हैं, और जो खासकर जो वामपंथी हैं, वो उनकी एक आक्रामकता है। और ये जो तथाकथित जिनको आप गोदी मीडिया कह रहे हैं या जो राष्ट्रवादी अपने आप को कहते हैं, इनके अंदर कतई उसको झेलने की या उनसे लड़ने की कोई प्रवृत्ति नजर नहीं आती। इक्के दुक्के नाम अब जरूर सामने आ रहे हैं, जैसे अशोक श्रीवास्तव दूरदर्शन के जो संपादक हैं, वो अब खुलकर आ रहे हैं सामने। या एक दो नाम आप और कह सकते हैं, अन्यथा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इनको खुलकर इनका सामना करे और या इनको पलट के जवाब दे। और वो जवाब न देने का नतीजा ये जानबूझकर गोदी मीडिया करके हल्ला मचाते हैं और अपना दबाव ये बनाते हैं, अपनी करतूतों को छुपाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसमें जो आपका सवाल है संदीप जी, कि इस तथाकथित जो खुलासा है, उसके ऊपर पूरी देश की मीडिया शांत है। मीडिया तो मतलब 100% शांत है।
उसमें आप किसी गोदी मीडिया या विरोधी मीडिया किसी की बातें नहीं कर सकते। सब लोग बिल्कुल शांत हैं, जैसे ऐसे कहीं कुछ हुआ ही नहीं, कहीं कोई खुलासा हुआ ही नहीं। वो सलाउद्दीन चौधरी की जो बात है, और उस आदमी ने इतने सनसनीखेज खुलासे किए हैं देश के सामने कि उस पर तो स्वाभाविक रूप से इनको जवाब देना चाहिए था, राहुल गांधी को या पूरी कांग्रेस को, या जो उनके तथाकथित वो जो मीडिया वाले जो बड़े स्वतंत्र अपने आप को बताते हैं, वही आकर जवाब देते कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, इसकी इसकी इस बात को हम इस बात से काट सकते हैं, या इस बात से इस बात का खंडन हो जाता है कि ये आदमी जो कुछ कह रहा है वो गलत है। वो कोई करने के बजाय वो बिल्कुल शांत हो गए, एकदम चुप्पी साध ली। और ये अपने आप में बताता है कि सलाउद्दीन चौधरी जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं, क्योंकि अगर इनको इनको जरा सी भी गुंजाइश होती, जरा सा भी कुछ कहने का इनके पास मामला होता, तो ये टूट पड़े होते उस आदमी के ऊपर कि देखो ये इस मामले में झूठ है, यहाँ से इस बात पे झूठ है, इस बात पे झूठ है। ये कतई नहीं कर पाए। इन्होंने पहले, ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, इन्होंने पूरा उस पर मनन किया, चिंतन किया, और लेकिन जब इनको कोई रास्ता नहीं सूझा तो इन्होंने एक सोची समझी रणनीति के तहत कि इसको इग्नोर करो, इसकी तरफ देखो ही मत, इसकी तरफ झांको ही मत कि ऐसा कहीं कोई खुलासा हो रहा है। और सबसे खास बात यह है कि इनसे तो ये अपेक्षा थी, इनसे ये अपेक्षा थी, कांग्रेस से अपेक्षा थी, जो विपक्ष का इंडी गठबंधन है उससे अपेक्षा थी। ये जो तथा अब यहाँ पे कलई खुलती जो बात आपने कही कि वो गोदी मीडिया, वो क्या कर रहा है? वो जो गोदी मीडिया है, जो नरेंद्र मोदी की गोदी में बैठा है, उसी की भाषा बोलता है, जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं वो बोलता है। तो इसमें तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी सबको पूरी तरह से बेनकाब किया है सलाउद्दीन चौधरी ने। उस पर उनकी आवाज क्यों नहीं निकल रही? तो ये है असलियत कि यहाँ पर मीडिया स्वतंत्र है ही नहीं। सीधे सीधे आप ये कह सकते हैं कि वो सबके अपने अपने स्वार्थ है, और उस हिसाब से लोग लगे हुए थे। जी सर, आपने ये बात बताई कि दोनों ही, अब ये इसमें मीडिया में क्या है सर, सब दिल्ली की मीडिया है। ये जैसा सरकार पाते हैं आधा आपस में बांट लेते हैं कि चलो आधा तुम इधर का तुम देख लेना, उधर का हम देख लेंगे, क्योंकि हर सरकार को उनके मतलब की थोड़ी बहुत मीडिया तो चाहिए ही होती है, और हर मीडिया को अपने मतलब की सरकार भी चाहिए होती है। पर ये जो गांधी परिवार के जो चुप, और मैं आप सर, आप लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, आप लगातार मनीष ठाकुर शो पर यह बात भी बताते हैं कि जो तथाकथित 2014 से पहले का 14। जो मतलब, हाँ, जो पाड़ा सनसनीखेज और इस प्रकार के जो लोग हैं, एनडीटीवी पर्टिकुलरली, प्लस इंडिया टुडे ग्रुप, लल्लन टॉप, इस तरीके के जितने नाम हैं, वह सदैव ही गोदी में रहे, वो तो अपनी जगह है, और गांधी परिवार के ही समर्थक रहे। और शायद ये पूरी जो दिल्ली की मीडिया है, ये पली बढ़ी, ये पैदा हुई इसी कांग्रेस के ही तंत्र में। जैसे इमरजेंसी में इंडिया टुडे ग्रुप शुरू होता है, बेनेट एंड कॉलन ग्रुप टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप हो तो वो अंग्रेजों का था, फिर साहू जी ने खरीद लिया जैन साहब ने 1947 में। तो कोई ऐसा मीडिया ग्रुप नहीं है जो सर इनके कार्यकाल के बाहर निकला। जैसे मोदी एक दिल्ली में नहीं रहे कभी, या दिल्ली में रहे लेकिन दिल्ली की राजनीति के नहीं रहे, वो बाहर से आकर इनके सर पे बैठ गए। योगी कभी जैसे लोग कहते हैं कि भाजपा के भी नहीं, वो बाहर से आके मुख्यमंत्री बन गए। पर मीडिया का तो कोई ऐसा तंत्र बिल्कुल नहीं दिखता सर जो कभी बाहर से आके मीडिया तंत्र पर हावी हो गया हो। क्या मीडिया जो दिल्ली में बैठा है वो आपस में कार्टेल बना लेते हैं ना लोग सब कुछ, कि 6-7 लोग ही जो है वही रन करेंगे, वही देखेंगे, वही समझेंगे, वही अपने उस पूरे मीडिया तंत्र का एक कब्जा बनाए रखेंगे। इसमें चाहे इंडिया टीवी रजत शर्मा जी का हो या इस तरीके से जितने भी लोग हैं। हाँ, तो क्या सब 25-25 सबको साल से 30-30 साल से सर यही लोग दिख रहे हैं, और तो कोई दिख ही नहीं रहा, इन्हीं का कब्जा है। क्या भारत में और नहीं। कोई मीडिया वर्ग नहीं है क्या सर? जी। नहीं सर, नहीं संदीप जी, आप बहुत बात की बात कर रहे हैं। ये जो 25-30 साल बात कर रहे हैं, जो आखिरी के 25-30 साल हैं, जो अभी विगत 30 सालों की बात कर रहे हैं। देखिए, मीडिया के भरोसे कोई लड़ाई अगर आप लड़ रहे हैं, या कोई मीडिया के भरोसे आप सोच रहे हैं कि इससे कोई लड़ाई हम लड़ लेंगे, तो आप अपने आप को धोखे में रख रहे हैं, क्योंकि ये मीडिया का इतिहास इस देश का है। और मैं अभी आपको साक्षात बताता हूँ उसके प्रमाण। दर्शक भी आपके सुनेंगे, उनको थोड़ी रुचि आएगी, क्योंकि उस संदर्भ में कभी बात ही नहीं होती। ये आज की कहानी नहीं है, ये किताबों में तो लिखा गया कि मीडिया निष्पक्ष होता है और मीडिया इस तरह से बात करता है, मीडिया अब जनता की बात करता है। नहीं, ये सरासर गलत है, और ये आज से नहीं, ये आज से 100 साल पहले से गलत है। मैं बता रहा हूं कि जरा आप भगत सिंह को उठाकर पढ़िए। भगत सिंह को 1931 में तो फांसी दे दी गई, यानी समझिए 93 साल पहले तो वो फांसी पे लटक गए। उससे पहले जो उन्होंने लिखा है,
और उस लेख में उन्होंने 2 अखबारों के नाम बड़े प्रमुखता के साथ लिखे हैं संदीप जी। पहला नाम तो है जिसका भी आपने नाम लिया, टाइम्स ऑफ इंडिया। वो उस समय अंग्रेजों के पास था, तो चलिए आप कह सकते हैं कि मालिक दूसरा था, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया, और दूसरा नाम जो है उसका तो मालिक भी समझिए अंग्रेज भी नहीं, हिंदुस्तानी ही थे। वो है द ट्रिब्यून पंजाब का, जो आज भी छपता है। अब तो हिंदी में भी छपता है, तब हिंदी में नहीं था, अंग्रेजी में छपता था। तो उन्होंने भगत सिंह का पूरा लेख जो है उसके ऊपर है, और उस पर उन्होंने उस समय की मीडिया को गरियाया है, और गरियाया है, कोसा ही नहीं है। उन्होंने बाकायदे इन 2 अखबारों के तो नाम लेके कहे कि इनको अपने पुरस्कार, इनके मालिक हैं, इनके लालच है, और ये उसके तहत ये काम कर रहे थे। तो जब देश की आजादी की लड़ाई हम लड़ रहे थे, तब जो तथाकथित नेशनल मीडिया हुआ करता था, ये बड़े अखबार थे, इसलिए उनका नाम उन्होंने लिखा है कि ये पूरी तरह से अंग्रेजों की दलाली में जुटे थे। तो ये गलतफहमी हम लोग को हो जाना, तो ये ऐसा नहीं है। ये बहुत पुरानी परंपरा है, 100 साल की तो कम से कम इतिहास है। उसमें कहीं कहीं गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे लोग सामने आ जाते हैं, जो अपना एक साप्ताहिक अखबार निकालते थे कानपुर के अंदर, वो एक अलग जगह रहे थे। लेकिन वो अपवाद आपको मिलेंगे उस तरह के। अगर आप स्वतंत्रता आंदोलन की बात करेंगे, तो जो बड़े नाम अखबारों के नाम पे थे, वो सब दलाली में लगे हुए थे। तो वो वही जो दशकों से चली आ रही थी, यानी समझिए भगत सिंह को फांसी हुई उससे, तो उस समय ये बाकायदे ये सब काम कर रहे थे। तो 3-4 दशक से काम कर रहे थे, और वही बाद में इन्होंने आगे आके ट्रांसफर कर दी अपनी बैटन। तो मूलतः तो इनका चरित्र जो था वो दलाली का ही था। इनको दलाली पीछे से मिली, और आगे इन्होंने उस दलाली को बढ़ाना शुरू किया। तो कोई बहुत अंतर नहीं आया है। अब यह है कि थोड़ा ये जो 2004 में, देखिए अंतर यह है कि 2004 में जिस समय सत्ता आई कांग्रेस के पास, तो कांग्रेस ने इसको बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया। जैसे कहना चाहिए जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। बरखा दत्त को पद्मश्री, राजश्री, ये राजदीप सरदेसाई को पद्मश्री, विनोद दुआ को पद्मश्री। तो ये पद्मश्री जो बंटने लगी रेवड़ी की तरह, ये रेवड़ी की तरह पहले नहीं बटा करती थी। और ये पद्मश्री आज की तारीख में जो नरेंद्र मोदी कहीं शमशान वाले को दे देते हैं, या कहीं रास्ता चलते आदमी को देते हैं, जो गरीब आदमी, जो कुसुम्बी, बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, उस आदमी को देते हैं। ये उस तरह की पद्मश्रीयां नहीं हुआ करती थी। पहले की पद्मश्री का जरा मतलब समझे दर्शक, कि अगर विनोद दुआ को पद्मश्री है, बरखा दत्त को पद्मश्री है, राजदीप सरदेसाई को पद्मश्री है, तो उनका सिक्का उस पूरे जो दिल्ली थी, उस दिल्ली के पूरे उस नौकरशाही में चलता था, ब्यूरोक्रेसी में। कह रहे ये पद्मश्री वाला पत्रकार है, और इसके सत्ता के अंदर संबंध है। मतलब उसके लिए कोई कहने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे सर्टिफाइड वो होता था कि ये आदमी सीधे प्रधानमंत्री या सोनिया गांधी या राहुल गांधी किसी से भी बात ये कर सकता है, और बेलाग बात कर सकता है। और उसका नतीजा था कि वो और ज्यादा, जो मैंने आपको बताया कि 100 साल से जो चला आ रहा था, उस काम को जो 100 साल में हुआ था, उसको इन्होंने डबल कर दिया 10 सालों के अंदर। और वो जो खा के बैठे, तो अब अभी तो 10 साल हुए नरेंद्र मोदी की सरकार को आए हुए। और जो आपने अभी रजत शर्मा का नाम दिया, रजत शर्मा जैसे लोगों का, तो ये तो वक्त के मारे हुए लोग हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई 10 साल ये कोई बड़े ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं। अभी एक याद दिलाए देता हूं, उसके बाद अगर आप लोग को याद ना आए तो जरा जाके देख लीजिएगा कि जिस समय नोटबंदी लगी थी 8 नवंबर 2016, और 8 नवंबर 2016 के बाद आप सोचिए मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव था। उत्तर प्रदेश विधानसभा का, थे तो 4 राज्यों के, लेकिन उत्तर प्रदेश का तो चुनाव था ही, जो सबसे मुख्य था। और उस चुनाव में इस आदमी ने, जिसका नाम रजत शर्मा है, इस आदमी ने सारे घोड़े खोल दिए थे कि कैसे यहां पर अखिलेश को दोबारा लाया जाए। ये कॉइन जो है इसी ने टर्म किया था कि अखिलेश का काम बोल रहा है। ये इंडिया टीवी पे ही गूंजा, उसके बाद वो नारा चला। तो ये बता रहा था कि अखिलेश का काम बोल रहा है। और वो एक आपने देखा होगा उस समय इसने आपकी अदालत की थी, अरुण जेटली जिनके साथ दोस्ती का बड़ा ढोल पीटता है ये व्यक्ति। वो कैसे अरुण जेटली से समझिए उस आज की इसकी जो आपकी अदालत आती है, उसमें एक तरह से मारपीट की नौबत वाली स्थिति इसने कर दी थी। इतना ज्यादा ये तिलमिलाया हुआ था। तो ये सब लोग अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से बात करते हैं। इनका कोई पत्रकारिता, या जो पत्रकारिता का मूल सिद्धांत है जनहित, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। तो वो काम ये अब भी कर रहे हैं। और अब जो इन्होंने ये जो काम अभी आपने, जिसका जहां से आपने शुरुआत की थी कि शमसुद्दीन की सलाउद्दीन की जो रिपोर्ट है, अरे उस पर तुम आप अपना कोई मंतव्य मत दीजिए कि ये सही है या गलत है।
लेकिन ये तो बताइए कि एक संपादक है जो बांग्लादेश का, जिसने ये बात कही है, इस पर कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। ये तो तुम कर सकते हो, लेकिन ये उस पर भी चुप्पी साधे हैं। तो ये चुप्पी जो है ये खतरनाक ही नहीं है, ये शर्मनाक भी है। और ये बता रही है कि ये इनका कुछ और उद्देश्य है, और ये केवल एक जैसे कहते हैं नकाब पहने हुए हैं पत्रकारिता की, कि हाँ हम भी पत्रकार हैं, ये इस बात का कह रहे हैं। और ये इनको नेशनल मीडिया कहा जाता है। एक तो मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि दिल्ली में जो बैठ गया वो नेशनल मीडिया कैसे हो गया। लखनऊ के अंदर जो पत्रकार लिख रहा है खबर, वो उसको आप क्षेत्रीय मीडिया कहते हैं, और दिल्ली में बैठा तो नेशनल मीडिया, कतई नेशनल मीडिया नहीं। एक तो इनको नेशनल मीडिया कहना बंद करिए, और इनको उसी तरह से देखिए जैसे आप पूरे देश के पत्रकारों को देखते हैं। नहीं, ये दिल्ली मीडिया तो है, मतलब ये दिल्ली में जो मीडिया है ये नेशनल तो कतई नहीं है। लिख रहा है, हाँ बोल रहा है तो लखनऊ वाला भी हिंदी में ही तो लिख रहा है, बोल रहा है, और आप भी हिंदी में लिख रहे हो, बोल रहे हो, तो आप कैसे नेशनल, हम कैसे क्षेत्रीय। दूसरी बात हाँ सर, लल्लन टॉप पे सौरभ द्विवेदी ने ऐसे ही हंसते हंसते कभी बता दिया था कि कोई बहुत बड़े एडिटर थे सन 70 में, तो उन्होंने एक लाइन थी कि खबर छापने के 5 रुपए मिलते हैं, छिपाने के 500। तो पत्रकारिता की जो एक या मीडिया हाउस का जो मोडस ऑपरेंडी है, एक ब्लैकमेल का प्रक्रिया दिखती है कि वह, और छोटे मोटे जो पत्रकार है कई बार पाए जाते हैं इस तरीके से ब्लैकमेल करते हुए अधिकारियों को, व्यापारियों को, कि छाप देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो निचले स्तर पे बहुत चलता है। अच्छा, एक दूसरे को सर ये कभी भी जो है, ये मतलब आपस में कार्टेल जो बना के रखे हैं, जैसे स्मिता प्रकाश ने, एएनआई की जो है, उन्होंने जनरल साहब का, जो हमारे सांसद थे वो पहले जनरल वीके सिंह साहब, उनका जब एक इंटरव्यू लिया तो जनरल साहब ने एक नया टर्म यूज किया था, उसमें प्रेस्टिट्यूट। हाँ तो वो हाँ। बड़ी आहत हो गई थी कि साहब आपने प्रेस को प्रेस्टिट्यूट कैसे कह दिया। अरे उन्होंने 2-3 लोग हम्म, को बोला था जो लोग वही काम करते थे, तो वो हम्म, बड़ी आहत हो गई थी, बड़ी प्रोटेक्टेड हो गई थी जी। हाँ और एक हाँ। आखिरी बात और सर, कि वामपंथ ने इस बार जो सुरेश चौधरी पे के ब्लिट्स आर्टिकल पर जो अ, अपना हथियार चलाया, वो उनका सबसे बड़ा हथियार है, वो चुप्पी का। सर यही बंगाल में 1979 में, 1980 में मरी झापी मैसेकर हुआ, ज्योति बसु के कार्यकाल में। एक रात में, एक दिन में 10,000 हिंदू जो बांग्लादेश से भाग के आए थे वो मार दिए गए थे। हरमत वाहिनी और बाकायदा किताब है, दीप हल्दर ने लिखी है। मरी झापी मैसेकर कोई लोग और कलकत्ता एक नाइट शो हुआ था, अशोक कुमार नाइट्स या किशोर अशोक कुमार नाइट्स, वहां पे बहुत सारे लोग आए थे। सर हम्म, कितनी घटनाएं ये पी गए, या कितनी घटनाओं के पीछे की आधा सच आधा झूठ बताते हुए। जैसे अभी ग्राहम स्टेन्स हत्याकांड था, तो उस पर बड़ी बात हुई, उड़ीसा में जला दी, लेकिन उसके पीछे वो वहां क्या कर रहा था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, वो सब बात छिपा जाते हैं। एक आखिरी बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, राहुल श्रीवास्तव हैं, वो पहले इंडिया टीवी में था, अभी जस्ट चलाते हैं। तो उन्होंने लल्लन टॉक के एक 200वें एपिसोड में कहा था कि आपने मोदी में इन्वेस्ट नहीं किया। दिल्ली मीडिया को बोल रहे हो आप कि आपने मोदी में इन्वेस्ट नहीं किया, इसलिए वो आज आपको नहीं पूछ रहा। आपको लोगों में इन्वेस्ट करना चाहिए, या इन्वेस्ट मतलब कि मीडिया अपना स्पेस दे, उनको बढ़ाए, हाँ। वो करे। और सर जिन मुख्यमंत्रियों को इनका नाम नहीं पता होता उनको तो ये एकदम तज देते हैं, कहते हैं मध्य प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री है ही नहीं, राजस्थान में तो कोई है ही नहीं, पता ही नहीं कौन है, क्या है, क्या कर रहा है। तो जिनका नाम आपने चर्चा में नहीं लाया उनको ही बिल्कुल तज देते हैं। मेरा आपसे सवाल सर, केजरीवाल में इन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया, क्या राहुल गांधी में इतना इन्वेस्टेड है इन लोग कि इसको प्रोटेक्ट कर रहे नहीं, राहुल गांधी भी तो अभी आता, वो तो एक अलग ही केस है। जरा हैं जी। आप जो इन्वेस्ट करने वाली बात कर रहे हैं, इनका दोहरापन बताता हूँ कि एक हैदराबाद में एक सांसद है, असदुद्दीन ओवैसी, और वो अकेला सांसद है। कहीं एक आध कभी कभार कोई जीत जाता है, तो वो भी मेरे ख्याल से पिछले 10 सालों में हुआ कि कभी कोई महाराष्ट्र में जीत गया, कहीं पटना में जीत गया। यानी 1 से 2 सांसद हैं उसके, आप मान लीजिए 2 से ज्यादा 3 सांसद वो आज तक नहीं जिता के आया। और सन 84 में उसके बाप ने चुनाव लड़ना शुरू किया था, तो आज समझिए 40 साल से वो बाप बेटा चुनाव लड़ रहे हैं, और दो से ज्यादा सांसद उनके कभी नहीं हुए। और उन दो के अलावा अगर आप पूरे देश में उनकी बात करिए, तो सिवाय जो वहां पे जो 1-2 सीटें वो जीतते हैं, उसके अलावा जहां भी इन्होंने लड़ा है, तो वहां की जमानत जब्त हुई, कहीं 700 वोट, कहीं 800 वोट। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोकसभा चुनाव की बता रहा हूँ, 700, 800 वोट, 900 वोट ये इनको मिलते हैं। वो भी 10-20 सीटों पे लड़ाता है कहीं पे कहीं, नहीं तो वो भी लड़ाने की हिम्मत नहीं, यानी प्रत्याशी भी नहीं है इसके पास। और वो आदमी दिल्ली की मीडिया के हर चैनल का रेगुलर फेस है। आप, मैं अभी दूसरी चीज कहने जा रहा हूं, उसके बाद आप चौंकेंगे कि वो आदमी उसी हैदराबाद से, वो रेगुलर फेस है हर दिल्ली के हर मीडिया में। और चाहे देश की कोई बड़ी घटना हो, अंतरराष्ट्रीय कोई घटना हो,
वो आदमी आकर आवाज बन जाता है, वो चेहरे पे दिखता है। लेकिन उसी तेलंगाना में 10 साल वो चंद्रशेखर रहे, पूरा नाम मैं उनका इस समय भूल रहा हूँ, जो मुख्यमंत्री थे के 10 साल। के चंद्रशेखर राव, केसीआर। हाँ हाँ, केसीआर के चंद्रशेखर राव, वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे। या अगर आ जाइए तो पिछले 8 महीने से आज की तारीख में वो रेवंत रेड्डी वहां पे मुख्यमंत्री है, वो कभी दिल्ली की मीडिया का चेहरा नहीं बन पाता। क्यों? तो इनके कुछ और एजेंडा है और कुछ और तय करते हैं। आप इनसे छोड़ दीजिए, 20-25 साल वो लगातार चीफ मिनिस्टर रहे उड़ीसा के, नवीन पटनायक। कितना आपने उनको देखा नेशनल मीडिया पे? कहीं नहीं देखा। यानी ओवैसी हमेशा रहेगा और नवीन नवीन पटनायक कभी नहीं रहेंगे। नवीन पटनायक को शायद मेरे ख्याल से 25 साल में 25 बार भी नहीं देखा होगा लोगों ने जिसमें उनका कहीं सीधे इंटरव्यू आया हो। तो ये तो इनका जैसे कह रहे थे कि बहुत दरिद्र इनकी प्राथमिकताएं हैं, वो दिखाई देती हैं। और जो आपने मैं इसलिए कह रहा था कि अभी राहुल गांधी पे आता हूं, कि जो आपने सौरभ द्विवेदी का जिक्र किया कि उनको 70 के दशक के एक संपादक ने कहा कि लिखने के 500 मिलते थे, छुपाने के 400 मिलते थे। वो झूठ बोल रहा है। मन वो झूठ बोल रहा। अब बताता हूँ क्यों बोल रहा है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये बाकायदे जो रूस की मित्रोखिन आर्काइव है, जिसके 2 पार्ट में है, मित्रोखिन आर्काइव पार्ट 1 और पार्ट 2। उसके पार्ट 2 में जो हिंदुस्तान के विषय में जानकारी है, उसमें संदीप जी बहुत खुलकर लिखा है कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा संपादक, और वो जो है हिंदुस्तान के 10 अखबारों में और उसके अलावा कुछ मैगजीनों में वो नियमित रूप से लेख लिखता था। और वो अमेरिका के खिलाफ लिखता था, रूस के पक्ष में लिखता था, प्लस कांग्रेस के वो पक्ष में होते थे। और उसके लिए उसको पैसे दिए जाते थे। ये बाकायदे उस मित्रों की आर्काइव में लिखा है, किसी व्यक्ति विशेष ने या कोई कांग्रेसी या संघी ने नहीं लिखा है। तो ये तो हुई समझिए एक संपादक की हैसियत थी कि वो 10 अखबारों में लिख रहा था, उस समय रेगुलर लिख रहा था अपने आर्टिकल। और उसके अलावा उन्होंने दिया है कि हिंदुस्तान के उन दिनों अखबारों, जो हिंदुस्तान के टॉप के 15-20 अखबार थे, उनको रेगुलर पैसा दिया जा रहा था। और उन 3 साल का कालखंड लिखा है, 72 से 75। उस दौरान उन अखबारों में 17,000 रिपोर्टें छपी हैं। जरा गौर करिए, अगर आप एवरेज निकालेंगे तो कितना, यानी रोज 10-5 खबरें छपती थी जो प्रायोजित होती थी, और वो कांग्रेस के लिए ही, कांग्रेस के पक्ष में या रूस के पक्ष में होती थी, और एंटी अमेरिका वो खबरें हुआ करती थी। तो 3 साल लगातार 17,000 खबरें बहुत बड़ी घटना है। और इसको आप इसलिए नकार नहीं सकते कि उसी के साथ उसने एक और, हालांकि आज के विषय से उसका लेना देना नहीं है, कि इसी के बाद उसने बताया था कि 4 कैबिनेट मंत्री, जरा गौर करिए कि 4 कैबिनेट मंत्री और 20 सांसद कांग्रेस के, यानी कांग्रेस उसने नहीं लिखा, लेकिन उसने कहा सत्ताधारी दल, तो सत्ताधारी दल तो कांग्रेस ही था उस समय। कि कैबिनेट मंत्री तो सत्ताधारी दल का ही होता है, कि सत्ताधारी दल के 4 कैबिनेट मंत्री और 20 सांसद वो नियमित रूप से पैसा लेकर हमको खबरें दिया करते थे। तो जहां पे जो अपने हेड का उसने नाम लिखा, जो चीफ थे उस समय, मैं नाम इस समय भूल रहा हूँ, जो किताब में लिखा है, कि उन्होंने बाकायदे नोट लिखा था कि ऐसा लगता है कि पूरा देश बिकने को तैयार खड़ा है। तो बिल्कुल सही उसने लिखा था। जब कैबिनेट मंत्री 20-20 सांसद आपके खड़े हैं और 17,000 खबरें अखबारों में छप रही हैं, जो प्रायोजित खबरें हैं, जैसा जो कहा गया उस हिसाब से छप रही हैं। तो जो आपसे बताया, जो जिनका अभी आपने जिक्र किया, सौरभ तिवारी, सौरभ ही तिवारी नाम है मेरे ख्याल से, लल्लन टॉप वाले का। सौरभ द्विवेदी है, वो भी बहुत, वो नए नए रवीश पैदा हुए हैं सर वो। हाँ हाँ, वो सौरभ तिवारी। तो मैंने कहा ना, वो झूठ बोल रहा है, छिपाने के नहीं, लिखने के पैसे मिलते थे। और ये तो बाकायदे मित्रों के आर्काइव में लिखा, वो बोल रहा कि छिपाने के पैसे नहीं। छिपाना किससे था? वहां एक क्षेत्र राज हुआ करता था कांग्रेस का, कि हाँ, कांग्रेस की जय जयकार लिखने के लिए जो पैसे मिलते थे, ये वो उस बात को उसने उल्टा करके बता दिया लोगों को। तो वो मैं कह रहा हूँ कि ये लगातार जो है इनको इस तरह से पैसे बढ़ते थे। तो ये मैंने जो आपसे शुरू में कहा कि ये भगत सिंह के समय से लेकर, और 70 का तो मैं किस्सा बता रहा हूँ जो बाकायदे दस्तावेजी है, मित्रों की आर्काइव में कोई भी पढ़ सकता है। तो ये 70 में कुकर्म हो रहे थे। और उससे पहले खुशवंत सिंह क्या करता था, ये दुनिया जानती है कि खुशवंत सिंह एक तरह से चाटुकार था, और कुछ ज्यादा चाटुकारता में उसकी नौकरी चली गई थी बाद में नेहरू जी के अपने कुछ निजी व्यक्तिगत कारणों से। तो ये कारण थे उसके। और अब जो बाद में मैंने बताया कि बाद में उसको एक तरह से अश्लीलतम उसकी प्रस्तुति कांग्रेस ने शुरू की, जब इसने बांटना शुरू किया लोगों को पद्म पद्मश्री। सम्मान, पद्म सम्मान।
सर और इसमें एक नाम तो बिल्कुल लिए जाने जो रिसेंट है, एन राम, हिंदू वाले राफेल हाँ वाले हाँ मैटर में आधा कागज मोड़ के जो छाप दिए और माफी भी नहीं मांगे, मतलब। और ये आपका शेखर गुप्ता, इसने क्या कहा था 2019 के बीजेपी जीतने के बाद, प्रिंट में छापा उसने कि अब सिर्फ एक ही तरीका है, झूठ बोलना है। और अभी नहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं। ने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के एक पत्रकार से झूठी रिपोर्ट छापी, उसको बोल दिया कि नहीं नहीं आप इनको बरी करिए, इनका ये पत्रकार ये झूठ बोल सकते हैं। ये नहीं, तक की सर। जी हाँ, सॉरी। ये देखिए, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया जो है, ये एनराम भी उसी का हिस्सा है, एक तरह से समझिए। और एनराम को मैं पत्रकार तो मानता ही नहीं, संदीप जी। वो तो एक तरह से फेलिसिटेटर है इन लोगों को उपलब्ध कराने के लिए। वो बड़ा खिलाड़ी है, और वो प्रेस के साथ वो खेल रहा है। तो वो बिल्कुल आपने याद दिलाया कि जो उसने राफेल के समय में आधी छाप दी थी, तो उसकी करतूतें, उसके जो कुकर्म है, वो बाकायदे दस्तावेजी वो भी है। वो लगातार एक काम कर रहा है, और वो अपना, वो कायदे से वो गांधी परिवार का भी नहीं है, वो तो पूरी तरह वामपंथ को समर्पित है। वामपंथ के लिए एकदम जैसे उसने त्याग दिया अपना सब तो कुछ। उसके उसके जी। अखबार में, हिंदू में, चीन के फेवर में तीन तीन चार चार पन्ने की रिपोर्ट छपती है, ऐड छपता है, सब होता है। हाँ, और ये कोरोना के बीच में कर रहा था, कोरोना के बाद भी कर रहा था। तो हाँ, वो मैंने कहा ना, वो तो एक एजेंट की तरह बैठा हुआ है हिंदुस्तान में। और ये हमारे मोदी सरकार से, जो मैंने शुरू में कहा कि लोग समर्थकों को शिकायत है, वो मेरी भी शिकायत है कि 8-10 साल हो गए, इनके ऊपर कब आप डंडा चलेगा, कब इन पे इनकी चूड़ियां कसी जाएंगी। तो ये एन राम को आप हटा दीजिए। बाकी जो आपका आखिरी सवाल था राहुल गांधी को लेकर, कि राहुल जी। गांधी पर इस खुलासे को लेकर जो अभी तक से शांत है, तो इसके लिए थोड़ा पीछे जाइए। और वो हमारे यहाँ, क्योंकि लोग भूल जाते हैं, और खासकर जो जो गोदी मीडिया के समर्थक हैं, या कहूँ मोदी के समर्थक हैं, कि 2018 में खबर आई थी। और वो खबर क्या आई थी, पूरा एक तरह से नकाब उतार दी थी। चैनल 4 करके ब्रिटेन का एक न्यूज चैनल था, और उसने स्टिंग ऑपरेशन किया था। उसने कैम्ब्रिज एनालिटिका का स्टिंग ऑपरेशन किया था। और उसमें उसका जो एलेक्जेंडर निक्स था, उसका जो सीईओ था, उसका पूरा उसने स्टिंग ऑपरेशन था। और बाकी फिर उसने पूरा दिखाया था कि कैसे वो हिंदुस्तान में ये तो जो हम लोगों ने नतीजा 2024 में देखा है, ये नतीजा तो 2019 में ही कर देने की तैयारी थी। वो स्टिंग ऑपरेशन हो गया, मार्च में हो गया, फिर मई में कैम्ब्रिज एनालिटिका भंग करनी पड़ी, तो काफी कुछ अस्त व्यस्त हो गए, तो वो कर नहीं पाए। लेकिन उससे पहले उन्होंने काम तो अपना कर दिया था। यानी 2017 का चुनाव, गुजरात का चुनाव, मोदी हारते हारते बचे थे, कोई कारण नहीं था। लेकिन गुजरात का चुनाव जिनको याद होगा, वो अच्छे से ध्यान कर ले क्या स्थिति हुई थी। 2018 का जो कर्नाटक का चुनाव हुआ मई में, वहां पे किस तरह से उन्होंने लिंगायत को अलग कर दिया हिंदुओं से। तो ये सारा काम जो था, ये कांग्रेस नहीं कर रही थी, ये कैम्ब्रिज एनालिटिका कर रही थी। और कैम्ब्रिज एनालिटिका का जो सीईओ था, एलेक्जेंडर निक्स, उसने कहा था कि हम किसी जिस पार्टी के लिए हम काम करते हैं, उसको जिताने के लिए हम किसी भी हद तक चले जाते हैं। झूठ बोलने से लेके, अफवाह फैलाने से लेके, लोगों के पास वेश्याएं भेजने के तक के काम हम करते हैं। बाद में उनको, उन नेताओं को ब्लैकमेल करते हैं जिनके पास वेश्याएं भेजते हैं। उसी में संदीप जी, उसने एक बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन और हुआ था उस पूरे स्टिंग ऑपरेशन में, कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने तब तक हिंदुस्तान में 68 पत्रकारों को अपने पेरोल पे ले लिया था, कि तुमको हमारे हिसाब से लिखना है। 68 पत्रकार, आप समझ रहे हैं। और वो भी वही दिल्ली बैठे हुए, जिनको पिछले 7 दशक से उनको नेशनल मीडिया कहा जाता है। तो वो उन 68 पत्रकारों में बहुत से चेहरे आपको आज भी नजर आते होंगे टेलीविजन पे या अखबारों में। जब आप पढ़ते होंगे तो आपको नजर आ जाता होगा कि हाँ, मैं तो उनको 68 पत्रकार तब से कहता हूँ। तो मैं जान जाता हूँ कि 68 वाला है, ये 68 की जो टीम थी, ये उसमें से एक है। और वो आज अपने काम को कर रहे हैं। और देखिए, कैम्ब्रिज एनालिटिका मार्च 2018 में स्टिंग ऑपरेशन होता है, मई में वो भंग हो जाती है। लेकिन वो भंग हो जाने का मतलब कोई ऐसा थोड़ी कि वो खत्म हो गई। वो नाम खत्म हो गया, वो कंपनी खत्म हो गई। वो लोग जो उसके लिए काम करते थे, वो तो जिंदा है, उन पर किसी भी एक्शन नहीं हुआ था। तो उन्होंने दोबारा अपने आप को समेटा, और वो दोबारा किस नाम से काम कर रहे थे, ये पता लगाना तो कोई स्टिंग ऑपरेशन वाला लगाए या मोदी सरकार लगाए। तो वो मेरे ख्याल से अब की 2019 में पूरी ताकत से वो नजर आए, क्योंकि जो कुछ 2018, मार्च 2018 में एलेक्जेंडर निक्स ने कहा था, वो सब कुछ अब की आपको 2019 के चुनाव में होता हुआ दिखाई दिया है, एकदम स्पष्ट। और वो जो 68 पत्रकार थे, उनको मेरे ख्याल से अब उनकी सूची बढ़ा के उन्होंने 168 कर दी है। तो वो नतीजा सामने है कि ये मीडिया जो है, इसको अब क्या कहूं,
ये कह सकते हैं कि बिका हुआ एक सामान है, जो इसको आप दोबारा तिबारा चौबारा जो खरीदे। बात आपकी सही है सर, और मुझे लगता है कि आने वाली इतिहास की घटनाएं और आने वाली कई घटनाएं आपने आज जो भी कहा है, जो भी वक्तव्य दिए हैं, उसकी ताकीद करते की है और करते रहेंगे कि जो चरित्र है मीडिया का, उसको भारत में अभी उसको बहुत सुधरने की बहुत आवश्यकता है, उसमें हाँ, सुधार की बहुत आवश्यकता है। मैं एक चीज और बस आखिरी बार कह के सर अपनी बात का समापन करूंगा। इस मीडिया में भारतीयता नहीं, भारत के प्रति लेश मात्र भी, मतलब धरती के प्रति, भारत के प्रति, देश के प्रति कोई मोह नहीं। भले ही नहीं ये कतई दुनिया भर की सारे, हाँ कतई नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये बहुत दूर है, बल्कि एक होता है भारतीयता ना होना, ये उस भारतीयता से बहुत दूर है, कोसों दूर है, कोई इनका लेना देना नहीं। जी जी। और एक नाम तो लिया नहीं गया, लिया गया थोड़ी देर के लिए, पद्मश्री राजदीप श्रीवास्तव, राजदीप सरदेसाई, वो बार बार यही हम्म। कहता था कि चुनाव में मुद्दे लोकल होने चाहिए, लोकसभा में तभी लोकल पार्टी जीतेंगी। देश के चुनाव में मुद्दे लोकल क्यों होंगे भाई? लेकिन ये हाँ उसकी इच्छा थी, वो पूरी हुई, हाँ, 2024 में पूरी हुई। हाँ, जो 2018 में बम्बट हो गया था, जिसकी वजह से जीत नहीं पाया था, अब की वो सब लोग बहुत सुनियोजित तरीके से थे वो। जी, जी। सर बहुत-बहुत धन्यवाद सतीश जी, आपने हमें समय दिया और अपने ये व्यस्त समय में से भी निकाल कर दिया, और मैं आपका आभार करता हूँ। और मुझे लगता है इस विषय पर हमें लगातार बात करने की आवश्यकता है। अन्य कई विषयों पर भी हम आपसे समय चाहेंगे सर। बहुत-बहुत धन्यवाद, जी, नमस्कार। और दर्शकों से नमस्कार। रिक्वेस्ट, कृपया सतीश सर का यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें, प्रारब्ध ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम लगातार सर को अपने आमंत्रित करते रहें। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।